हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, जो कि आपकी बुक का लेसन नंबर 4 कार्यपालिका का एक टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में हमने राष्ट्रपति और उसकी शक्तियों के बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के बारे में। भारत में प्रधानमंत्री का जो पद है वो सबसे ताकतवर पद होता है। हमने जाना कि राष्ट्रपति, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र के कार्यपालिका है, जो और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री। यह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन में जिस दल को, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वह उसका नेता होता है, उस दल का नेता होता है। वो तब तक अपने पद पर जब बना रहता है जब तक उसे बहुमत प्राप्त होता है, और समर्थन खोने पर वह अपना पद खो देता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का प्रधान होता है और वही निर्धारित करता है कि उसकी मंत्री परिषद में कौन कौन मंत्री होंगे। इतना तो आप भी जानते हैं ना बच्चों कि कोई भी व्यक्ति सारे काम एक साथ नहीं कर सकता है। आपने अपने स्कूल में भी देखते हैं कि जो हमारे स्कूल के मुखिया हैं वो कौन है? प्रिंसिपल सर है, लेकिन उन सारे कार्य तो वो नहीं कर सकते हैं ना, कि बच्चों को पढ़ाने का कार्य भी या और जो ऑफिशियल वर्क है वो सारे कार्य वो खुद से नहीं करते। उसके लिए क्या किया हुआ है, उन्होंने बंटवारा किया हुआ है कि फ़लाँ टीचर ऐसे पढ़ाएगा, फ़लाँ इंग्लिश पढ़ाएगा, है ना। तो इसी तरह से प्रधानमंत्री की भी एक मंत्री परिषद होती है, जिसमें वो क्या करता है, सभी विभागों का बंटवारा करता है। जैसे वित्त मंत्री है, रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है, जल संसाधन मंत्री है ना, खेल मंत्री है, उद्योग मंत्री है, या फिर पेट्रोल मंत्री है। इनमें विभागों का बंटवारा करते हैं। जैसे वित्त मंत्री क्या देखेगा? आर्थिक मामलों को देखेगा। रक्षा मंत्री देश से संबंधित सभी मामलों को देखेगा, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री को ये अधिकार है कि वो किसी भी मंत्रालय के कार्य को देख सकता है। यदि प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि इस मंत्रालय में ढंग से कार्य नहीं हो रहा, तो प्रधानमंत्री को ये अधिकार है कि वो उससे मंत्रालय लेकर किसी दूसरे मंत्रालय, किसी दूसरे व्यक्ति को भी मंत्रालय दे सकता है, उसका मंत्रालय बदला जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्री परिषद होती है, प्रधानमंत्री उसका प्रधान होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इन मंत्रियों के बारे में कि मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते हैं उनको उनकी वरीयता और योग्यता के आधार पर मंत्रालय दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री ही जो मंत्री होते हैं उनको उनकी वरीयता और योग्यता के आधार पर मंत्रालय देते हैं। और ये मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, इन मंत्रियों के पद, वेतन और जो इनकी राजनीतिक महत्व है उनमें अंतर होता है, ठीक है। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, ठीक है। और ये कैबिनेट के सदस्य भी होते हैं और इसकी बैठक में भाग लेते हैं। फिर बात करते हैं राज्य मंत्रियों के बारे में। जो राज्य मंत्री होते हैं इनके मंत्रालय, इन्हें विभागों का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है, या फिर इन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी बनाया जा सकता है। सहयोग के मामलों में उन्हें कैबिनेट मंत्री के मंत्रालयों के विभागों का बंटवारा दिया जाता है, ठीक है। और उपमंत्री होते हैं, जो उपमंत्री कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक कार्यों में मदद देने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ना तो ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं और ना ही इन्हें मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। समझ में आ गया ना कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनके पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे रक्षा विभाग है, वित्त विभाग है, विदेश विभाग है, और ये कैबिनेट के भी सदस्य होते हैं। और जो राज्य मंत्री होते हैं इनको
मंत्रालय विभागों का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है या कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी भी बनाया जा सकता है। ठीक है, और मान लीजिए सहयोग का मामला है तो उन्हें कैबिनेट मंत्री के मंत्रालय के जो विभाग है उनका प्रभार दिया जाता है। ठीक है, और जो उपमंत्री होते हैं वो ना तो कैबिनेट के सदस्य होते हैं, ना ही इन्हें मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, बल्कि इन्हें कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के अनेक प्रशासनिक कार्यों में मदद के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री है और इसका जो समस्त परिषद है इसके लिए संसद का सदस्य होना बहुत अनिवार्य है। मान लीजिए कोई संसद का सदस्य हुए बगैर ही पीएम बन जाता है या कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। और जो यदि मान लीजिए किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सारी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। या फिर ये जो मंत्रिपरिषद है कब भंग हो सकती है, या पीएम की मौत पर हो सकती है या उसके त्याग पत्र से ही सारी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ठीक है, और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में कि प्रधानमंत्री की शक्ति के साधन कौन कौन से हैं। प्रधानमंत्री की मीडिया तक पहुंच जाती है। मीडिया समझते हो ना आप, मीडिया भी 2 तरह के होते हैं, कौन से, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, इनकी पहुंच इन तक प्रधानमंत्री की पहुंच होती है। लोकसभा के जो बहुमत दल का नेतृत्व करते हैं वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। अधिकारी वर्ग पर इनका अधिकार रहता है और मंत्रिपरिषद पर भी इनका नियंत्रण रहता है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेशी यात्राओं का भी इन्हें अधिकार होता है। समझ में आया ना प्रधानमंत्री की शक्ति के साधन कौन कौन से हैं। आइए एक बार फिर से देखिए कि प्रधानमंत्री का पद जो होता है वो सबसे ताकतवर पद है भारत में, और यह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जब तक इसे बहुमत मिलता रहता है तब तक ये पीएम के पद पर बना रहता है, और समर्थन खोने पर वह अपने पद को भी खो देता है। प्रधानमंत्री है जो अपने मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। इसकी मंत्रिपरिषद में जो लोग शामिल होते हैं उन्हें उनकी वरीयता और योग्यता के आधार पर मंत्रालय दिए जाते हैं। ठीक है, और जो ये मंत्री हैं ये 3 तरह के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। इन सब तीनों के वेतन, पद और राजनीतिक महत्व में अंतर होता है। कैबिनेट मंत्री के पास जो होता है वो केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। ठीक है, और जो राज्य मंत्री हैं उन्हें मंत्रालय के विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या फिर उन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है, उपमंत्री होते हैं जो उपमंत्री कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के प्रशासनिक कार्यों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ना तो ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं और ना ही इन्हें मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद के भंग होने की। मान लीजिए किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सारी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, या फिर पीएम की मौत हो जाए या प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे तो सारी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा प्रधानमंत्री की शक्ति के साधन कौन कौन से हैं। मीडिया तक प्रधानमंत्री की पहुंच होती है, लोकसभा का नेतृत्व करते हैं और अधिकारी वर्ग पर इनका आधिपत्य रहता है यानी अधिकार रहता है। मंत्रिपरिषद पर भी पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेते हैं। विदेशी यात्राओं का अधिकार भी इन्हें दिया गया है। आई होप जो आज का टॉपिक है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।